हेलो फ्रेंड, तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, जो कि झारखंड के 24 जिलों में से एक जिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो ये गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के बारे में दिया हुआ है, जो कि गोड्डा जिला पूर्वी भारत में झारखंड राज्य के 24 जिलों में से एक जिला है। यह राज्य के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है। ये इसकी भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें अब गोड्डा जिला शामिल है, पूर्ववर्ती संथाल परगना जिले का हिस्सा था, जो कि गोड्डा शहर गोड्डा जिले का मुख्यालय है। जिले का क्षेत्रफल 2110 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें लगभग 8,61,000 आबादी है। जिला बिना किसी रेल लिंक के है। निकटतम रेलवे स्टेशन आपको हंसडीहा मिल जाएगा, जिसमें से अब गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में गोड्डा रेलवे स्टेशन में भी बहुत ही अनेक शहरों से ट्रेन की सुविधा हो चुकी है। तो लोगों की मुख्य आर्थिक गतिविधि यहाँ पर कृषि है, और प्रमुख फसलें धान, गेहूं और मक्का है। गोड्डा संथाल नामक एक जनजाति की भूमि है। गोड्डा न केवल जनजातियों की भूमि है, स्थानीय निवासियों में गैर जनजातीय और शहरी लोग भी शामिल हैं। इसके बाद आता है एक नजर में आने की जिला के बारे में। देखते हैं कि क्या क्या है। तो क्षेत्रफल यहाँ पर 2110 किलोमीटर स्क्वायर है, और भाषा यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। जनसंख्या जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार दिया हुआ है, जो कि 13,13,551 है, जिसमें से पुरुष की संख्या 6,77,927 है, और महिला की संख्या 6,35,624 है। और यहाँ पर गांव की संख्या 1,634 है, जिसमें से कुल अनुमंडल की संख्या 2 है और कुल प्रखंडों की संख्या 9 है। इसके बाद देखते हैं परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक। तो समाहरणालय स्थित अपने कक्ष में उपायुक्त महोदया श्रीमती किरण पासी की अध्यक्षता में परिवहन विभाग के साथ समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में से सड़क सुरक्षा को लेकर महोदया ने निर्देश दिए कि आए दिन सड़कों में बृहत मात्रा में दुर्घटना हो रही है। इसका मुख्य कारण है सड़कों की सही स्थिति में नहीं रहना, सड़कों में स्पीड ब्रेकर न लगा होना, और जहां पर स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं वो भी सही स्थिति में नहीं है। संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सड़कों का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा भी सड़क सुरक्षा को लेकर आवश्यक सुझाव दिए गए। बैठक के दौरान 2 पहिया वाहनों के चालकों को हेलमेट की आवश्यकता, वाहन का इंश्योरेंस एवं परमिट का होना, टैक्स तथा 3 पहिया 4 पहिया वाहनों के चालकों का लाइसेंस, परमिट एवं टैक्स, साथ ही सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान, सड़कों की मरम्मती विषयों पर चर्चा की गई है। मौके पर प्रशिक्षु IAS श्री ऋतुराज, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री मनोज कुमार एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इसके बाद आता है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक। तो इसमें समाहरणालय
स्थित अपने कक्ष में महोदया श्रीमती किरण पासी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के जिले में पड़े राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रिक्त पदों के संबंध में समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में उपस्थित सिविल सर्जन से जिले के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत कार्य करने वाले चिकित्सकों एवं अन्य कर्मी की सूची की मांग की गई। वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2019-20 के रिक्त पड़े पदों की स्थिति की जांच की गई। संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए विभाग में रिक्त पड़े पदों को यथाशीघ्र भरें, अन्यथा विभागीय कार्रवाई हो सकती है। बैठक में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसके बाद आता है कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक। तो आज उपायुक्त महोदया गोड्डा श्रीमती किरण पासी के निर्देशानुसार प्रखंड कार्यालय वसंतराय में प्रखंड सभागार में चल रही सभी योजनाओं का एक समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा संजय PM कुजूर के द्वारा की गई। इस समीक्षा बैठक में सभी योजनाओं जैसे PMY, SBM, PM किसान, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, मनरेगा, कृषि से संबंधित फसल बीमा योजना का समीक्षा की गई। चल रही योजना जो अपूर्ण है उसको जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री शेखर कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी निरंजन कुमार, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक सही सहकारिता पदाधिकारी राजेश कुमार, विवेक कुमार, प्रखंड कोऑर्डिनेटर PMY, स्वयं सेवक एवं प्रखंड के सभी कर्मी एवं सुनील ठाकुर जनसंपर्क नोडल पदाधिकारी प्रखंड वसंतराय उपस्थित थे। इसके बाद आता है विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक। उपायुक्त महोदया गोड्डा के द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया। उपायुक्त महोदया श्रीमती किरण पासी की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के दूर दराज के गांवों से 22 लोगों के समस्याओं को लेकर आवेदन समर्पित किया। महोदया के द्वारा सभी की शिकायतों को बारी बारी से सुना गया और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया। शिकायतकर्ताओं ने जाली प्रमाण पत्र पर नौकरी करने के संबंध में, इलाज के लिए राशि उपलब्ध कराने के संबंध में, प्रधानमंत्री आवास पेंशन हस्तांतरण, सुकन्या योजना इत्यादि के बारे में अपनी समस्या को रखा। ज्ञात हो कि उपायुक्त महोदया द्वारा प्रत्येक सप्ताह मंगलवार और गुरुवार को समय 12 बजे जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिले के विभिन्न भागों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में से आए जनता दरबार में हलीमा खातून, उदयकांत सिंह, सरस्वती देवी, रीता देवी, कमला देवी, राम स्वरूप महतो, अंबिका महतो और अन्य ने आवेदन किया। शिक्षा विभाग के इसके बाद आता है शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक। इसमें समाहरणालय स्थित अपने कक्ष में उपायुक्त महोदया श्रीमती किरण पासी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें से बैठक में जिले के सभी प्रखंडों के स्कूलों में चलाए जा रहे मिड डे मील की वस्तु स्थिति की जांच संबंधित विभाग के द्वारा कराने के लिए निर्देशित किया गया। जिन स्कूलों में मिड डे मील का परफॉर्मेंस अच्छी है उन्हें संबंधित विभाग के द्वारा पुरस्कृत किया जाएंगे। स्कूलों में साफ सफाई के लिए कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। उन्हें 14वें वित्त आयोग की राशि
से मुखिया के माध्यम से दैनिक भुगतान किए गए। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अधिकांश मिड डे मील के लिए चावल को बीआरसी पहुंचाया जाता है। अब चावल चयनित एजेंसी के माध्यम से सीधे तौर पर स्कूलों में उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूलों में किचन शेड की मरम्मत कराने एवं रोशनी के प्रबंध के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। स्कूलों में जल शक्ति अभियान को सुचारू रूप से आरंभ करने, स्कूलों में सोख्ता गड्ढा बनाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे जिले में स्कूल में मिड डे मील में प्रयुक्त होने वाले दाल में सहजन के पत्तों का उपयोग करें एवं प्रत्येक स्कूलों में कम से कम 10 पौधा अवश्य लगाएं। ऐसे विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जिले में सभी स्कूलों में सहजन के पौधारोपण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए ताकि सहजन के पत्तों का उपयोग कर बच्चों में पोषण तत्वों में कमी को दूर किया जा सकता है। जिले के सभी प्रखंडों के स्कूलों में किचन शेड का रंग रोहन कराया जाए और कार्यों का संपादन 14वें वित्त आयोग की राशि एवं मनरेगा के माध्यम से यथाशीघ्र किया जाए। मौके पर उप विकास आयुक्त श्री सुनील कुमार, प्रशिक्षु IAS श्री ऋतुराज, जिला शिक्षा अधीक्षक, अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इसके बाद गोड्डा जिले के इतिहास के बारे में देखते हैं। तो गोड्डा जिले का इतिहास पाषाण युग से संबंधित है। हथौड़े, अक्ष, तीरकांड, कृषि उपकरण इत्यादि। विशेष रूप से संथाल परगना में इस क्षेत्र में पत्थर के हथियारों का एक बड़ा हिस्सा पाया गया है। हालांकि राज्य में उचित ऐतिहासिक दस्तावेजों की कमी है। विभिन्न साक्ष्य यह भी कहते हैं कि जिले में वैदिक काल के दौरान भी सभ्यता थी। इंडिका जो मेगा स्थानीज का यात्रा खाता है में इस क्षेत्र के निवासियों के रिकॉर्ड शामिल है। 302 BC में चंद्रगुप्त मौर्य की अदालत पाटलिपुत्र में मेगा स्थापित स्थानीज द्वारा देखी गई थी। उन्होंने इस क्षेत्र में मेलर या सरैया पहाड़ी या जनजाति के रूप में दौड़ने वाले निवास के पहचान की और नाम दिया। 645 ईस्वी में एक चिन्हित तीर्थयात्री ह्युएन सांग गोड्डा जिले का चंपा ग्राम का यात्रा किया था एवं इससे पहले का इतिहास अज्ञात है। इस समय संथाल परगना का क्षेत्रपाल क्षेत्र के अधीन था। इस क्षेत्र में निवासी बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। इस अवधि के दौरान बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय ऊंचाई पर था। तांत्रिक संप्रदाय एवं बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव देवी पूजा के विभिन्न संकेतों से स्पष्ट है। इस युग के बाद कई शताब्दियों के इतिहास के बारे में कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि भविष्यता पुराण जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में लिखा गया था, अपने ब्राह्मण खंड में जिले के इतिहास के बारे में कुछ तथ्यों को रखता है। इसके बाद तुर्क अफगान काल के दौरान जिले के प्रशासन शेरशाह सूरी एवं उनके उत्तराधिकारी थे। गोड्डा जिले का इतिहास पाषाण युग से संबंधित है। हथौड़े, अक्ष, तीरकांड, कृषि उपकरण इत्यादि ये दोबारा आ गया है। इसके बाद देखते हैं ई गवर्नेंस के बारे में। तो भारत सरकार ने DITY पत्र संख्या के माध्यम से EG1 दिनांक 18/10/2010 में CSC परियोजना की मजबूती एवं उचित निगरानी के लिए जिला स्तर पर NEGP के तहत जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी
सोसाइटी स्थापित करने का निर्देश दिया। DEGS की भूमिका एवं जिम्मेदारियां 6/7/2012 और DITY पत्र संख्या की 10वीं सशक्त समिति के बैठक में सूचीबद्ध है। इसके बाद आता है जिला का मानचित्र। तो ये देख सकते हो जिले का मानचित्र ये दिया हुआ है नक्शा आपको। इसके बाद आता है समरालय। उपायुक्त जिला प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर के उपायुक्त जिला का नेतृत्व करते हैं। वह अपने अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं। वह मुख्य रूप से योजना और विकास, कानून और व्यवस्था, अनुसूचित क्षेत्रों, एजेंसी क्षेत्रों, आम चुनाव, हथियार लाइसेंसिंग आदि से संबंधित कार्य करते हैं। इसके बाद आता है उप विकास आयुक्त, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर से संबंधित है। विभिन्न विभागों से संबंधित विभिन्न विकास गतिविधियों की देखभाल करते हैं। उनके द्वारा देखे जाने वाले प्रमुख विभाग जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य विकास, सामाजिक कल्याण विभाग, आवास और अन्य विभाग हैं। इसके बाद राज्य प्रशासनिक कैडर से संबंधित अतिरिक्त कलेक्टर जिले में विभिन्न अधिनियमों के तहत राजस्व प्रशासन चलाते हैं। उन्हें अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी नामित किया गया है। वह मुख्य रूप से नागरिक आपूर्ति, भूमि मामलों, खानों और खनिजों, गांव के अधिकारियों, सामाजिक सुरक्षा, आपदा अनुभाग और अन्य विभागों से संबंधित है। इसके बाद आता है प्रखंड एवं अंचल के बारे में, जो कि जिले में 9 प्रखंड या अंचल हैं, जिसमें से गोड्डा, पत्थरगामा, बसंतराय, महागामा, मेहरम्मा, बोआरीजोर, ठाकुर गंगटी, सुंदर पहाड़ी, पोड़ैयाहाट, जो कि ये 9 प्रखंड हैं। इसके बाद अनुमंडल के बारे में आता है। तो गोड्डा जिले में 2 अनुमंडल हैं, जो कि गोड्डा और महागामा है। इसके बाद गांव और पंचायत के बारे में आता है। तो इसमें पंचायत और ग्राम, जो कि प्रखंड वाइज दिया हुआ है, जो कि बसंतराय में 14 पंचायत और 82 गांव है। गोड्डा में 34 पंचायत और 196 गांव हैं। मेहरमा में 23 पंचायत, 136 गांव हैं। पोड़ैयाहाट में 31 पंचायत और 194 गांव हैं। और ठाकुर गंगटी में 16 पंचायत हैं और 141 गांव हैं। बोआरीजोर में 22 पंचायत है और 296 गांव हैं। महागामा में 29 पंचायत हैं और 240 गांव हैं। पत्थरगामा में 19 पंचायत हैं और 141 गांव हैं। सुंदर पहाड़ी में 13 पंचायत हैं और 208 गांव हैं। इसके बाद पुलिस के बारे में देखते हैं, यानी कि पुलिस स्टेशन के बारे में, जो कि सभी पुलिस स्टेशन का नाम दिया हुआ है, जिसमें से गोड्डा टाउन गोड्डा पुलिस स्टेशन, गोड्डा मुसाफिल पुलिस स्टेशन, जो कि सारा पुलिस स्टेशन दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये देख सकते हो, जिसमें से गोड्डा जिले में 17 पुलिस स्टेशन है। इसके अलावा अनेकों पिकेट हैं। इसके बाद आता है न्यायालय के बारे में। तो गोड्डा 25 मई 1983 को जिला गोड्डा अविभाजित बिहार के 50वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया और झारखंड राज्य का 18वां जिला बन गया, जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को उभरा। जिला के रूप में के पहले अस्तित्व 1855 से संथाल परगना जिला का उप प्रभाग था। बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति में जिला अभी भी विकसित है। गोड्डा न्यायाधीशता के निर्माण के बाद भी श्री मदन प्रसाद 26 अप्रैल 1986 को पहली जिला और सत्र न्यायाधीश थे। इसके बाद जिला संथाल परगना डिवीजन के अंतर्गत आता है और इसमें एक सब डिवीजन गोड्डा और 9 ब्लॉक हैं। बियोरी,
जोर, गोड्डा, महागामा, पत्थरगामा, पोरैयाहाट, सुंदर पहाड़ी, बसाई, बसंतराय और ठाकुर गंगट्टी और 11 पुलिस स्टेशन है। इसके अलावा इनमें से एक एकल शहर और 2304 गांव 172 पंचायत के अंतर्गत आते हैं। 2304 गांव में से 1622 चिरागी और 682 बीच चिरागी गांव हैं। इसके बाद नगर पालिका क्षेत्र शहरी क्षेत्र के अलावा 7 चिरागी राजस्व गांवों को भी शामिल करता है। जिला का प्रशासनिक मुख्यालय गोगादा है। कुल 1206 राजस्व गांव प्रधानी गांव हैं। इसके बाद आता है न्यायाधीशों के नाम और पद का नाम, तो ये देख सकते हो। इसके बाद सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजन के बारे में आता है, नाम और पद का नाम, तो ये देख सकते हो। इसके बाद जनसांख्यिकी के बारे में आता है, जो कि गोड्डा जिले के जनसांख्यिकी के विवरण दिया हुआ है, तो ये देख सकते हो। इसके बाद आता है पर्यटन स्थल के बारे में। यहाँ पर पर्यटन स्थल पत्थरगामा प्रखंड में योगिनी स्थान है, सुंदर पहाड़ी में धमकोल झरना है, बुहारी जोर प्रखंड में ललमटिया में ओपन कास्ट माइनिंग है, बुहारी जोर प्रखंड में सुंदर डैम है। इसके अलावा गोड्डा जिले में अनेक पर्यटन स्थल है। इसके बाद निर्वाचन क्षेत्र के बारे में आता है, जो कि एक पार्लियामेंट्री निर्वाचन क्षेत्र आता है, जो कि गोड्डा है, और 3 विधानसभा क्षेत्र आता है, गोड्डा, महागामा और पोरैयाहाट। इसके बाद अर्थव्यवस्था के बारे में आता है, तो गोड्डा ज्यादातर लामटिया में राजमहल कोल फील्ड के लिए प्रसिद्ध है। यह झारखंड की एक अभिन्न हिस्सा है और यह छोटे छोटे पहाड़ियों और जंगलों के लिए जाना जाता है। यहाँ मौजूद खान ईसीएल कोलफील्ड्स का एक अभिन्न अंग है और पूरी एशिया में सबसे बड़ा है। 1980 के दशक में के अंत तक गोड्डा वनों से भरा हुआ था और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनभिज्ञ था, और यहाँ के लोग झारखंड के अन्य जिलों के सापेक्ष में अंधेरे युग में रह रहे थे। भारत के भूगर्भीय सर्वेक्षण की एक टीम द्वारा राजमहल हिल्स के तहत कोयले की पहली बार प्रचुर मात्रा में खोज के बाद पूरा परिदृश्य बदल गया। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण किया। राजमहल ओपन कास्ट कोयला खदान परियोजना के शुरुआत 1980 के दशक के शुरुआत में एनटीपीसी के प्राका सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को 5 मिलियन टन की प्रारंभिक वार्षिक क्षमता के साथ कोयले की आपूर्ति के लिए की गई थी। इस कोयले की खान परियोजना के विस्तार के लिए प्रति वर्ष 10.5 मिलियन टन कोयला इंडिया लिमिटेड और कनाडाई वाणिज्यिक निगम के बीच जनवरी 1989 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जहां एमईटी सीईएम कनाडा इंक का परियोजना को लागू करने के लिए कनाडाई कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। परियोजना जुलाई 1994 में पूरी की गई थी और इसी पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड कर्मियों द्वारा चलाया जा रहा था। यह खान सालाना 11.5 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर रही है। इसे आगे बढ़ाकर 17 मिलियन टन कर दिया जा रहा है। इसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय लालमटिया, डीएवी पब्लिक स्कूल ऊर्जा नगर, सेंट थॉमस स्कूल गोड्डा और हाई स्कूल गोड्डा जिले में प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ स्कूल में से एक है। इसके बाद आता है सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकार की जानकारी के लिए नागरिक अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया का जनादेश देता है। इसके अलावा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग ने नागरिकों को पहली अपीलीय
प्राधिकरणों PIO आदि के विवरण के बारे में सूचनाओं के त्वरित खोज के लिए नागरिकों को प्रदान करने के लिए एक पहल की गई है। इसके बाद आता है सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य। तो सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार करना और लोगों को वास्तविक अर्थ में लोगों के लिए काम करना है। यह बिना कहने के जाता है कि एक सूचित नागरिक है, शासन के साधनों पर आवश्यक तर्क सतर्कता रखने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है और सरकार को शासित सरकार को अधिक जवाबदेह बनाते हैं। अधिनियम सरकार की गतिविधियों के बारे में नागरिकों को सूचित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हस्तशिल्प आता है इसके बाद। तो गोड्डा जिले में भवैया पंचायत पारंपरिक हैंडलूम, रेशम निर्माण और बुनाई के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि इसे रेशम नगर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है शिक्षा के बारे में। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के तहत गोड्डा शिक्षा परियोजना, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने शिक्षा को 6 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार दिया है, जिससे यह प्रदान किया जा सके कि इस राज्य 6 से 14 वर्षों की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस तरह की जानकारी राज्य और भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के पहल को अमली जामा दे सके। सर्व शिक्षा अभियान स्कूली प्रणाली के सामुदायिक स्वामित्व द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास किया है। यह पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा की मांग की प्रतिफल है। SSA प्रोग्राम मिशन मोड में सामुदायिक स्वामित्व वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से सभी बच्चों को मानव क्षमताओं में सुधार के अवसर प्रदान करने का भी एक प्रयास है। इसके बाद आता है JEPC सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है। परिषद को प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्तन लाने और समग्र सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य को सीधे प्रभावित करने के लिए स्थापित किया गया है। परिषद 12 अप्रैल 2001 को पंजीकृत थी और प्रारंभ में यह विभिन्न परियोजनाओं कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रही है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। इसके बाद आता है DEGS गोड्डा, यानी कि जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी गोड्डा के सदस्य, जो कि अनेक उपायुक्त हैं। तो उसकी यहाँ पर नाम पदाधिकारी का नाम, पद का नाम दिया हुआ है। इसके बाद आता है स्वास्थ्य के बारे में। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, जो कि जिले में सदर अस्पताल एक है जो कि 200 बेड की है। इसके बाद होम्यो, यूनानी, आयुर्वेदिक एक भी नहीं है। युगम सदर अस्पताल एक है, रेफरल अस्पताल 3 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 7 है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 9 है, स्वास्थ्य उपकेंद्र 203 है, आयुर्वेदिक औषधालय 3 है, यूनानी औषधालय 1 है। इसके बाद आता है स्वास्थ्य कर्मचारी के बारे में। तो जिला चिकित्सा पदाधिकारी 41 हैं, जिला स्वदेशी चिकित्सा पदाधिकारी 1 हैं, जिला चिकित्सा पदाधिकारी 41 हैं और जिला स्वदेशी चिकित्सा पदाधिकारी 1 हैं। जिला स्वदेशी चिकित्सा पदाधिकारी यूनानी में 2 हैं। इसके बाद जिला स्वदेशी चिकित्सा पदाधिकारी आयुर्वेदिक में 5 हैं,
नर्स 148 हैं, प्राचारिक ग्रेड ए 12 हैं, प्रखंड व्यापक ट्रेनर 1 हैं, प्रयोगशाला तकनीशियन 7 हैं, परिमापक 6 हैं, मिश्रक 5 हैं, संगणक 7 हैं, पर्यवेक्षी निरीक्षक 10 हैं, पर्यवेक्षी श्रमिक 28 हैं, स्वास्थ्य प्रशिक्षक 3 हैं, मूल स्वास्थ्य कर्मचारी 10 हैं, स्वास्थ्य कर्मी 18 हैं, परिवार नियोजन कार्यकर्ता 21 हैं, चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता 1 हैं, गैर चिकित्सा सहायक 18 हैं। इसके बाद आता है टेलीफोन निर्देशक, जो कि जिला स्तरीय अधिकारी के बारे में आता है। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, अधिकारी का नाम और पद का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के बारे में आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा डीसी कब से कब तक रहा है, तो उसका नाम और कब से कब तक रहा है इसका डिटेल दिया हुआ है पूरी तरह से। और इसी तरह अगर इंग्लिश मीडियम में आप इसे गोड्डा जिले के बारे में जानने का प्रयास करते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हो पूरी डिटेल्स में। इसके बाद आता है आपदा प्रबंधन के बारे में, जो कि जिला आपदा प्रबंधन योजना स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों और कर्मियों के साथ विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रभावी शमन पर जिला प्रशासन के लिए एक परिचालन मॉड्यूल है और परेशान लोगों को तत्काल राहत प्रदान करता है। यह मौजूदा प्रशासनिक संरचना से तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना चाहिए। इसके बाद आता है योजना का आवश्यकता। प्रतिक्रिया के पहले फोकस तथा रोकथाम और तैयारी के लिए राहत से आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव है। उचित तैयारी, शमन और प्रतिक्रिया योजनाओं को विकसित करने के लिए आपदाओं के प्रभाव को कम करना सुनिश्चित रूप से संभव है। इससे पहले किसी भी आपदा प्रबंधन पर विचार किया गया था। इसके बाद आता है एक संकट के रूप में, जिसमें से प्रबंधन कार्य जो आपदा से शुरू हुआ और राहत और पुनर्वास के तुरंत बाद बंद हो गया। अब वह महसूस किया गया कि शमन के प्रतिक्रिया के आपदा प्रबंधन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रणनीतियों को अपनाने से दीर्घकालीन निवारण और सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाना चाहिए। सेक्टरल विभागों की विकास योजना में आपदा जोखिम में कमी की मुख्यधारा की विशेषता मुख्य क्षेत्रों में से एक है और इन्हें योजनाओं में शामिल किया गया है। GOI UNDP DRR कार्यक्रम में समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है, जो कि पॉइंट वाइज दिया हुआ है, जो कि पहला पॉइंट में दिया हुआ है टिकाऊ विकास नीतियों और नियोजन में आपदा जोखिम में कमी को एकत्रित करने के लिए। दूसरा है खतरों के प्रति लचीलापन बनाने के लिए संस्थागत तंत्र और क्षमताओं को विकसित और मजबूत करना। तीसरा है व्यवस्थित रूप से सभी अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिम में कटौती रणनीतियों को शामिल करने के लिए और आपातकालीन तैयारी, प्रतिक्रिया और वसूली के कार्यान्वयन में दृष्टिकोण। इसके बाद चौथा आता है एक व्यापक सभी खतरे को प्राप्त करने के लिए सभी एजेंसी रोकथाम के सही संतुलन को प्राप्त करके दृष्टिकोण करती है तैयार, शमन, प्रतिक्रिया और वसूली। इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है समुदायों को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि वे पूरी तरह से आपदाओं की उम्मीद और प्रतिक्रिया देने के लिए सुसज्जित हैं। इसके बाद आता है हेल्पलाइन नंबर, तो ये दिया हुआ है सारे हेल्पलाइन नंबर, तो ये देख सकते हो। इसके बाद आता है पिन कोड के बारे में, जो कि एक तरफ स्थान का नाम दिया हुआ है और एक तरफ पिन कोड, तो ये पूरी देख सकते हो। ये आपका क्षेत्र का गोड्डा जिले का पूरी पिन कोड दिया हुआ है, तो ये देख सकते हो आप। और अगर वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें और कैसा लगेगा ये वीडियो देखने के बाद
एक कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसके बाद आता है नागरिक सेवाएं, जिसमें से सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली है। तो सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली एक सरकारी प्रायोजित श्रृंखला है जो बहुत ही सस्ती कीमतों पर समाज के जरूरतमंद वर्गों को मूल भोजन और गैर खाद्य वस्तुओं को बांटने के कामों के साथ सौंपी जाती है, जैसे गेहूं, चावल, मिट्टी के तेल, चीनी आदि कुछ सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित प्रमुख वस्तुएं हैं। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, पहले इंदिरा गांधी आवास योजना, भारत में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है, जो कि 2015 में शहरी गरीबों के लिए इसी तरह की योजना शुरू की गई थी, जो कि सभी के लिए 2022 तक आवास के रूप में शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी आवास योजना को 1985 में राजीव गांधी द्वारा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक था। गांव में बीपीएल जनसंख्या के घर निर्माण के लिए यह कार्यक्रम यह योजना चलाया गया था। इसके बाद आता है भूमि रिकॉर्ड्स के बारे में। तो भारत में भूमि रिकॉर्ड सदियों में विकसित हुई है। भारतीय शासकों और फिर ब्रिटिशों के लिए भूमि राजस्व का मुख्य स्रोत है। भूमि रिकॉर्ड की तैयारी और रख रखाव का वर्तमान रूप मुगल काल के दौरान उत्पन्न हुआ था। एक आम आदमी के लिए अधिकारियों के अपने स्वयं के रिकॉर्ड को समझना बहुत कठिन है। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता के कमी भारत में भूमि अभिलेखों के साथ जुड़े अन्य मुद्दे हैं। भारत सरकार ने इन समस्याओं को महसूस किया और चरणबद्ध तरीके से भारत में सभी भूमि अभिलेखों को मानकीकृत और कंप्यूटरीकृत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किए। NLRMP के तहत सभी भूमि रिकॉर्ड्स और संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन बनाया जा रहा है। कुछ राज्यों में पहले से ही उनके भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया है, जबकि कुछ प्रक्रिया में है। इसके बाद आता है जाति प्रमाण पत्र, जो कि झारखंड ई डिस्ट्रिक्ट एक व्यापक और वेब सक्षम सेवा पोर्टल है, जो सेवाओं के सरकारी पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यह एक अंत टू एंड एकीकृत समाधान है जो विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। झारखंड राज्य का और अपने नागरिकों को विभिन्न ई शासन सेवा प्रदान करता है। यह इन सभी झारखंड ई जिला आवेदनों के प्रसंस्करण को संभालने के लिए नागरिकों के लिए एक अंतरफलन प्रदान किया करता है, जैसे कि इस पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्र, भूमि अभिलेख, पेंशन आदि के लिए आवेदन करने जैसे विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं हैं। इसके बाद आता है जन्म प्रमाण पत्र। झारखंड ई डिस्ट्रिक्ट एक व्यापक और सक्षम सेवा जो सेवाओं के सरकारी पोर्टफोलियो को इलेक्ट्रॉनिक जो कि यह जन्म प्रमाण पत्र ई डिस्ट्रिक्ट झारखंड की ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से बनाया जाता है। और इसके बाद आता है आवास प्रमाण पत्र, जो कि यह भी ई डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट से बनाया जाता है, तो आप इसके बारे में देख सकते हो। इसके बाद आता है मृत्यु प्रमाण पत्र, यह भी ई डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट से ही बनाया जाता है। इसके बाद आता है कैसे पहुंचा जाए, यानी कि गोड्डा जिले में कैसा पहुंचा जाए। तो गोड्डा 24.83 डिग्री उत्तर और 87.22 डिग्री पूर्व में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 77 मीटर है। गोड्डा जिला पूर्वी भारत में झारखंड राज्य के 24 जिलों में से एक जिला है। यह राज्य के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार अभी जो गोड्डा जिला है पूर्ववर्ती संथाल परगना जिले का एक हिस्सा था।
गोड्डा शहर गोड्डा जिले का मुख्यालय है। इसके बाद आता है परिवहन के साधन उपलब्ध हैं, आने की एयर वेस्ट के द्वारा आप किस तरह से जा सकते हो। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि गोड्डा से निकटतम हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची या जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता है। और रेलवे के माध्यम से अगर जाते हो तो निकटतम रेलवे स्टेशन हंसाडी है। हालांकि गोड्डा में भी अब रेलवे का ठहराव निर्माणाधीन है, जो कि अब गोड्डा से आप देश की राजधानी दिल्ली तक की यात्रा कर सकते हो, जो कि बुधवार को आपको सीधी गोड्डा से राजधानी दिल्ली के लिए ट्रेन मिलेगी। और इसके बाद आता है सड़क मार्ग। तो जिला हर दिशा से राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। मुख्य चौक करगिल चौक में गोड्डा के आसपास के हर जिलों के लिए एक रोड लिंक है। यह पूर्व में पाकुड़, पश्चिम में बांका, भागलपुर, उत्तर में साहेबगंज और दक्षिण में दुमका जिले से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आता है रुचि के स्थान। इसमें पहला आता है योगिनी शक्तिपीठ। तो इसके बारे में देखते हैं। तो पथरगामा से 2 किलोमीटर की दूरी पर लखनपारी गांव के पास स्थित धर्म प्रभावित है। पौराणिक कथा के अनुसार सती के पवित्र शरीर को ले जाने वाले शिव ने तांडव नृत्य शुरू की थी और जहाँ जहाँ सती के अंग का हिस्सा गिर गया वो शक्तिपीठ कहलाया। इस क्रम में यहाँ सती की जांघ यहाँ गिरी थी। यहाँ पूर्ण भक्ति के साथ प्रतीकात्मक पत्थर की पूजा की जाती है। मंगलवार और शनिवार को शुभ दिन माना जाता है, जहाँ हजारों भक्त दूर दराज से आते हैं। मंदिर में दिव्य उत्थान का एक आभा है जो दिमाग को शांति देता है और भक्तों को विश्वास व्यक्त करता है। इसके बाद आता है बसंत राय। यह स्थान पथरगामा ब्लॉक के मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, जो राजा बसंत राय द्वारा निर्माण किया गया था। 50 एकड़ भूमि में एक बड़ा सा तालाब है। पौराणिक कथा के अनुसार कोई भी तैराकी या हाथी या नाव में इस तालाब को पार करने में सक्षम नहीं था। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता था तो समझ लेता था कि वो खुद को जल रूपा में कब्र की ओर जा रहा है। यह भी माना जाता है कि विवाह या किसी भी तरह की सामाजिक समारोह के अवसर पर तालाब को आमंत्रित किया जाता था और इस अवसर में बर्तन मांगने वाले लोग तालाब में चमत्कारी रूप से बर्तन प्राप्त करते थे। उद्देश्य पूर्ण होने पर उन बर्तनों को वापस करना पड़ता था। जो नहीं करते थे उन्हें आपदा या दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता था। यह विश्वास अभी भी निर्भय है और इसे हिंदुओं के पवित्र माना जाता है। 14 अप्रैल को चैता संक्रांति त्योहार से 15 दिनों के लिए यह एक बड़ा मेला इनके मेट पर आयोजित किया जाता था और अभी भी किया जाता है। इसके बाद आता है सुंदर बांध। तो पत्थरगामा के उत्तर पूर्व में राजभिट्ठा गांव के पास सुंदर नदी पर निर्मित एक इस जिले में सुंदर बांध सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और यह पर्यटक के लिए एक सुंदर पिकनिक स्थान है। बांध 75 फीट गहरा है। इसका निर्माण 1970 से 78 के बीच किया गया था। इसके बाद आता है मेलर्स टैंक। इसमें फ्रेडरिक मैक्स मुल्लर द्वारा निर्मित यह टैंक जिला मुख्यालय में स्थित है। इसके बाद आता है संस्कृति और विरासत के बारे में। तो सबसे पहले विरासत के बारे में देखते हैं। तो इसमें रातेश्वर धाम पहला आता है। तो गोड्डा टाउन में शिवपुर मोहल्ला में स्थित रातनेश्वर धाम सबसे लोकप्रिय है। रातनेश्वर धाम बाबा बैद्यनाथ मंदिर के समान शिवलिंगों को एक समृद्ध संग्रह और जहां दुनिया के हर
हिस्से के लोग आते हैं और भगवान शिव को पवित्र जल से श्रद्धांजलि देते हैं। लोग बिहार के सुल्तानगंज से जल लेते हैं और जून में हर सावन मास तक धाम तक पहुंचने के लिए लगभग 50 किलोमीटर तक नंगे पैर चलते हैं। इस जगह के आसपास कई मंदिर हैं और आसपास के लोग हर दिन यहाँ पूजा करते हैं। धाम के पास के बाजार में बहुत सी दुकानें हैं। इसके बाद आता है योगिनी माँ मंदिर, जो कि पत्थरगामा में स्थित योगिनी माँ मंदिर भी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि देवी सती के शरीर अंश इस जगह पर गिरे थे। जब भगवान शिव संसार में उनके शरीर को लेकर जा रहे थे, दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोग चोटी पर जाने के लिए लगभग 400 सीढ़ियों तक की पहाड़ी की चोटी पर स्थित गुफा में जाते हैं। यह एक बहुत ही छोटी गुफा है जहां देवी की अस्थि प्रतीकात्मक रूप में विराजमान है। लोग इसे देखने के लिए गुफा में प्रवेश करते हैं। अंदर आने और बाहर जाने में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ दर्शन करता है उसे आशीर्वाद अवश्य मिलता है। पहाड़ी पर जाने के लिए एक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ सड़क के दोनों किनारों पर एक सुंदर सा बाजार है। इसके बाद आता है सुंदर डैम। तो सुंदर बांध गोड्डापाकुड़ राजमार्ग के पास लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह में वन्य जीवन का एक बहुत समृद्ध संग्रह है और इसमें एक विशाल वन रिजर्व है। यह जगह देश में अद्वितीय और कई झरनों एवं समीरों का यहाँ उद्गम स्थल है। यह एक उत्कृष्ट पिकनिक स्थान है और अन्य जिलों में और राज्यों के लोग अपने रिश्तेदारों के साथ 1 जनवरी को यहाँ आना पसंद करते हैं। इसके बाद आता है ललमटिया। जिले के ललमटिया क्षेत्र में कई पहाड़ी और मैदान हैं जहाँ लोग आते हैं और अपनी छुट्टियां व्यतीत करते हैं। यह महागामा के पास स्थित है तथा गोड्डा से बिहार को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित है। ललमटिया के पास महाद्वीपों का सबसे बड़ा खुला काष्ठ खनन बेल्ट पर कब्जा करने का श्रेय है और इसके कोयले को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आपूर्ति की जाती है। लोग यहाँ आते हैं और लोडिंग पॉइंट पर जाते हैं जहाँ उन्हें यह देखने के लिए मिलता है कि डायनामाइट का उपयोग करके धरती से कोयले का निकाला जाता है, जिसकी आवाज 17 किलोमीटर तक स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। लोडिंग पॉइंट साइट से 10 किलोमीटर दूर है जहां विस्फोट होता है और लोगों को वहां जाने के लिए गेट के पास के लिए आवेदन करना पड़ता है। इसके बाद आता है संस्कृति के बारे में। तो सबसे पहले आता है संथाल परगना जनजाति, जिसमें से पहला आता है कुर्मी। सोहराय की एक अनूठी शैली जहां ड्राइंग रूपरेखा दीवारों की सतह पर नाखूनों के साथ खरोच कर खंडित कमल बनाते हैं एवं इसको पिच करने के लिए लकड़ी के कंपास का उपयोग किया जाता है। पशुपति या भगवान शिव को पीछे के सिंह वाले देवता के रूप में चित्रित किया जाता है। पूर्वजों की राख का प्रतिनिधित्व करने के लिए दोनों तरफ जोड़े में एक बैल लाल, काले और सफेद रेखाएं खींची जाती है। भव्यवाड़ा में कुर्मी दीवारों और उनके घरों के फर्श पर पौधे को प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्लाइटिक कला का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है घाटवाला। तो इसमें घाटवाल अपने वनवासों पर जानवरों की ग्लाइटिंग पेंटिंग का उपयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है भुइयां समाज। तो इसमें सरल, मजबूत और प्रमाणिक ग्राफिक रूपों जैसे मंडला, उनकी उंगलियों
के साथ पेंटिंग, क्रेसेफ, सितारों, योनि, कोनों, पंखुड़ियों के साथ आयतों भरे लाइनों और सामुद्रिक सर्कल के साथ अंडाकार आम है। इसके बाद आता है मांझी संथाल, जो कि काली मिट्टी के साधारण मिट्टी प्लास्टर दीवारों में चित्रित स्ट्राइकिंग ओरिंग आंकड़े याद दिलाते हैं कि उनकी उत्पत्ति शायद सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जुड़ी हुई थी। इसके बाद आता है आवास के बारे में, जो कि होटल तुस्ता निवास है। यह होटल गोड्डा शहर में ही स्थित है, जिसका चित्र आप देख सकते हो, होटल का नजारा। इसके बाद आता है अंजना होटल। अंजना होटल कारगिल चौक के नजदीक स्थित है। यह डीसी कार्यालय गोड्डा से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका अंदर का चित्र देख सकते हो होटल का। इसके बाद आता है राज दरबार होटल, जो कि राज दरबार होटल भी गोड्डा शहर में ही स्थित है। यह करगिल चौक के बाएं डीसी कार्यालय गोड्डा से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका भी देख सकते हो चित्र। इसके अलावा और भी आपको होटल मिल जाएगी। इसके बाद आता है पर्यटन स्थल के बारे में। तो योगिनी शक्तिपीठ सबसे पहला पर्यटन स्थल आता है, जो कि माँ योगिनी मंदिर झारखंड में गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड में स्थित है। यह जिला मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर दूर बरकोपा में स्थित है। माँ योगिनी का यह प्राचीन मंदिर तंत्र साधकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इसका इतिहास काफी पुराना है और ऐतिहासिक और धार्मिक पुस्तकों के अनुसार यह मंदिर द्वापर युग का ही है और यहाँ पांडवों ने अपने अज्ञात वर्ष के कई दिन बिताए थे। इसकी चर्चा महाभारत में भी है। तब यह मंदिर गुप्त योगिनी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद धार्मिक शास्त्रों के अनुसार पत्नी सती के अपमान से क्रोधित होकर भगवान शिव जब उनका जलता हुआ शरीर लेकर तांडव करने लगे थे, तो संसार को विध्वंस से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शव के कई टुकड़े कर दिए थे। इसी क्रम में उनकी बाईं जांघ यहाँ गिरी थी। लेकिन यह सिद्ध स्थल को गुप्त रखा गया था। विद्वानों का कहना है कि हमारे पुराणों में 51 सिद्ध पीठ का वर्णन है, लेकिन योगिनी पुराण में सिद्ध पीठों की संख्या 52 बताई गई है। इसके बाद जंगलों के बीच स्थित यह मंदिर तंत्र साधना के मामले में कामख्या के समकक्ष है। दोनों मंदिरों में पूजा की प्रथा एक समान है। दोनों मंदिरों में 3 दरवाजे हैं। योगिनी स्थान में पिंड की पूजा करती है और कामाख्या में भी पिंड की ही पूजा की जाती है। बताया जाता है कि पहले यहाँ नर बलि की जाती थी, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में इसे बंद करवा दिया गया था। मंदिर के सामने एक वट वृक्ष है, जो कि प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस वट वृक्ष पर बैठकर साधक साधना किया करते थे और सिद्धि प्राप्त करते थे। मंदिर का गर्भगृह आकर्षक का विशेष केंद्र है। माँ योगिनी मंदिर के ठीक बाईं ओर 354 सीढ़ी द्वार ऊपर ढांचे पहाड़ पर माँ का गर्भगृह है, जो कि गर्भगृह के अंदर जाने के लिए एक गुफा से होकर गुजरना पड़ता है। इसे बाहर से देखकर अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि इसमें पूरी तरह अंधेरा होता है। लेकिन जैसे ही आप गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, तो आपको प्रकाश नजर आता है, जबकि यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है। बाहर से गुफा के संकड़े द्वार और अंदर चारों तरफ नुकीले पत्थरों को देखकर लोग गुफा के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन माँ के आशीर्वाद से मोटे से मोटा व्यक्ति भी इसमें जाकर आसानी से निकल जाता है।
गर्भगृह के भीतर भी साधु अपनी साधना में लीन रहते हैं। माँ योगिनी मंदिर के ठीक दाहिनी ओर पहाड़ी पर मनोकामना मंदिर है। जो लोग माँ योगिनी के दर्शन के लिए आते हैं वे मनोकामना मंदिर जाना नहीं बोलते हैं। इसके बाद ये देख सकते हो यहाँ का इस मंदिर के चित्र। इसके बाद आता है कि माँ योगिनी मंदिर कैसे पहुंचे। तो निकटतम हवाई अड्डा आपको कोलकाता हवाई अड्डा मिल जाएगा और रांची हवाई अड्डा मिल जाएगा, जो कि कोलकाता से 370 किलोमीटर की दूरी पर है और रांची से 350 किलोमीटर दूरी है। और ट्रेन के द्वारा आप पथरगामा प्रखंड में स्थित हैं और यह योगिनी मंदिर से हंसाडी रेलवे स्टेशन 50 किलोमीटर दूर है। और सड़क मार्ग के द्वारा आते हो तो जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर जसीडीह देवघर राज्य मार्ग पर स्थित है। इसके बाद आता है बसंत राय। यह स्थान पथरगामा ब्लॉक के मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूरी पर है, जो राजा बसंत राय द्वारा निवास किया गया था। 50 एकड़ भूमि में एक बड़ा टैंक मौजूद था। पौराणिक कथा के अनुसार कोई भी तैराकी यहाँ या हाथी या नाव में टैंक को पार करने के लिए सक्षम नहीं है। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो वह अपने पैरों को समझ लेता है और खुद को पानी के कब्र पर खींच लेता है। यह भी माना जाता है कि विवाह या किसी भी तरह की सामाजिक समारोहों के अवसर पर टैंक आमंत्रित किया जा रहा था और यह अवसर के लिए आवश्यक बर्तन मांगने वाले लोग टैंक के पानी से चमत्कारी रूप से प्राप्त कर सकते थे। इन सामग्रियों की सेवा करने के उद्देश्य को टैंक में वापस करने के लिए बाध्य किया गया था, जिससे उन्हें आपदा या दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। यह विश्वास अभी भी निर्भय है और इसे हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता है। और 14 अप्रैल को चैत्र संक्रांति त्योहार से शुरुआत होने वाले 15 दिनों के लिए अपने बैंक पर एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है, जो कि यह रहा तालाब का नक्शा, तालाब का यह दृश्य और मेला का दृश्य। इसके बाद आता है बसंत राय विकास मेला कैसे पहुंचे। तो सेम कोलकाता हवाई अड्डा से 400 किलोमीटर दूरी पर है और बिरसा हवाई अड्डे से 380 किलोमीटर दूरी पर है। और ट्रेन के द्वारा आते हो तो गोड्डा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और जसोली से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और सड़क के द्वारा जाते हो तो जिला मुख्यालय गोड्डा से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद आता है सुंदर बांध। तो सुंदर बांध इस जिले में पथरगामा के उत्तर पूर्व में भाथा गांव के पास सुंदर नदी पर निर्मित इस जिले में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। यह पर्यटक के लिए एक सुंदर पिकनिक स्थान है, जो कि बांध में 75 फीट है। गहराई का निर्माण 1970 से 78 के बीच में किया गया था, जो कि यह डैम का नजारा देख सकते हो कितना अच्छा है। इसके बाद देख सकते हो कि डैम किस तरह से जा सकते हो। तो कोलकाता हवाई अड्डे से 410 किलोमीटर की दूरी पर है और रांची हवाई अड्डा से तो 390 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर ट्रेन से जाते हो तो हंसाडी से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और गोड्डा से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और सड़क मार्ग के द्वारा जाते हो तो जिला मुख्यालय गोड्डा से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि पथरगामा राजभीटा राज्य मार्ग पर स्थित है। इसके बाद गोड्डा जिले के कुछ फोटो आता है, जो कि हटिया चौक दुर्गा मंदिर आता है, सरकंडा मंदिर गोड्डा आता है, तो ये देख सकते हो। गायत्री मंदिर गोड्डा का चित्र और गोड्डा समाहरणालय यानी कि डीसी ऑफिस देख सकते हो। तो इस प्रकार से गोड्डा जिले के बारे में यह पूरी जानकारी थी। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से इसे गोड्डा जिले के बारे में जानने का प्रयास करते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके
आप देख सकते हो। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने जिले के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरे जिले के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।